सभी को प्रभात का नमस्कार। मोशन इन अ प्लेन के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हालांकि सेकंड लेक्चर है मोशन इन अ प्लेन का। आज हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ 2D मोशन, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, उसका इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, उसको जानने के पहले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के पहले हम ये जानना होगा ट्रेजेक्ट्री हम किसको बोलते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा हो, किसी प्लेन में मूव कर रहा हो, तो आपको पता है कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स भी मूव करता है, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स भी मूव करता है। टाइम के साथ साथ उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और साथ ही साथ वो पार्टिकल किसी न किसी सर्टेन पाथ को जरूर फॉलो करता है। वो पाथ कुछ भी हो सकता है। वो पाथ आपका सर्कुलर हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी भी शेप का वो पाथ हो सकता है। तो ट्रेजेक्ट्री का बेसिक सा मतलब ये होता है पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन यानी कि पार्टिकल ने जिस पाथ को अपने मोशन के दौरान कवर किया, वही पाथ कहलाता है पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए, 2D मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमने मान लिया कोई पार्टिकल है जो अपना मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है और मूव करते करते कहीं यहां तक वो पहुंच गया। लेट्स से कि पार्टिकल पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट किया उसने और इस पाथ को फॉलो करते करते वो पहुंच गया पॉइंट बी पे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जर्नी के दौरान जो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा है इस सर्टेन पाथ को फॉलो करते हुए, तो ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, जो इस पार्टिकल की है जिसने कि ए से बी तक की जर्नी कवर की है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स के साथ साथ पार्टिकल की वाई कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें, लेट्स से कि इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, यहां पे हमने मान लिया कि एक्स ए है और वाई कोऑर्डिनेट वाई ए है, ठीक है। और यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे देखिए जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो चुका है। पहले एक्स ए था, अब एक्स का कोऑर्डिनेट इतना हो गया एक्स बी। पार्टिकल एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स इतना कवर की है दूरी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग हो जाएंगे। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान ले, लेट्स से एक्स बी एंड वाई बी, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट ए के, यहां पे एक्स ए कोमा वाई ए। आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ये कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो यहां पे 3 वेरिएबल आपको दिखाई देंगे। एक तो एक्स, पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वेरी कर रहा है, साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल का वेरी कर रहा है। एक्स वाई के साथ साथ एक और थर्ड वेरिएबल है टाइम। टाइम को हम लोग फ्री वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज टाइम को हम चाह के भी कांस्टेंट नहीं कर सकते। टाइम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है। टाइम को आप कभी डिक्रीज नहीं कर सकते, टाइम को आप कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टाइम एक फ्री वेरिएबल है जो दोनों के लिए कॉमन है। एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, इट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम का फंक्शन रहा होगा, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी टाइम के साथ साथ पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहे होंगे। साथ ही साथ जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी टाइम का फंक्शन रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा। लेकिन एक बात और कि दोनों फंक्शन सेम नहीं रहे होंगे। हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच में रिलेशन कुछ और हो, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच का रिलेशन कुछ और हो। तो हमने मान लिया कि जो एक्स है उसको f1t मान लिया और ये मान लिया f2t, यानी दोनों हमने अलग अलग फंक्शन मान लिए। अब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें 2 इक्वेशंस गिवन होगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स और साथ ही साथ टाइम के बीच का एक रिलेशन गिवन होगा, साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट्स और टाइम के बीच का एक रिलेशन गिवन होगा। तो हम किसी भी एक इक्वेशन से टाइम की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, यहां से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसी टाइम की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो जो अपना फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो वाई और एक्स के टर्म्स में आएगा। एक बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टाइम का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाई और एक्स यही दोनों टर्म्स होने चाहिए, और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म्स भी आ जाए तो कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है। तो ये इसके ये जो यहां पे लाइन है, चलिए इसकी मान लिया हमने कि जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी y कोऑर्डिनेट भी x के साथ चेंज हो रहा है। तो
तो यही जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यही कहलाएगी इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री जो कि पार्टिकल ए से लेकर बी तक ट्रेवल किया। अब देखिए इसको हम किसी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी आइए चलते हैं, इसको हम एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल की हेल्प से पहले समझते हैं। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन 2D मोशन, पार्टिकल 2D मोशन में है विद वेलोसिटी गिवन एज वेक्टर v is equals to 4t I cap plus 5 j cap. Find path of motion of particle and its equation of trajectory. If it starts from origin. एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि जो पार्टिकल का मोशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को निकालना है, साथ ही साथ हमें ये बताना है किस टाइप का पाथ होगा उसका। जैसा कि हमने थ्योरी लेक्चर में बताया था कि पार्टिकल किसी भी टाइप के पाथ को फॉलो कर सकता है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकता है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि 2D मोशन में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ को भी ट्रेवल कर सकता है, कवर कर सकता है, उस पाथ पे भी अपना मोशन कर सकता है। अब इस पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या, पहले इसके सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है पार्टिकल का v इज इक्वल्स टू 4t I कैप प्लस 5 j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। देखिए 2D मोशन में एक बात हम लोग जानते थे, जब हमने थ्योरेटिकल लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रखा है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने मान लिया कोई पार्टिकल इस टाइप से मूव कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है वो, तो किसी भी पॉइंट पे हम मान लिए कि ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक वो कंपोनेंट जो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली एक्स डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है, एक वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो फिर इसको हम रिजॉल्व करते हैं, ये आता है आपका vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इधर ये निकल के आ जाता है vy, और vx हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, vx इज इक्वल्स टू होता है v cos ऑफ थीटा एंड vy इज इक्वल्स टू v sin ऑफ थीटा, ठीक है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख रहे थे, इसी को हम फाइनली लिखते थे ऐसा कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू vx I कैप प्लस vy j कैप। ये वेक्टर के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है वो कुछ ऐसी गिवन है कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू 4t I कैप प्लस 5 j कैप। अगर इसको हम कंपेयर करें कि v इज इक्वल्स टू vx I कैप प्लस vy j कैप, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि जो x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकल के आ रहा है यहां से, अब इसको कंपेयर करने के बाद vx इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 4t एंड vy किसके बराबर आ गया, vy इज इक्वल्स टू 5। यानी कि जो पार्टिकल के वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 4t है, वो टाइम के साथ साथ वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है 5। अब देखिए यहां से हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां से उसकी x कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये vx को हम लिख सकते हैं dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 4t, यानी कि हमने मान लिया हमने कि यहां पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x, y, तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 4t लिख सकते हैं। यानी x कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में, तो vx इज इक्वल्स टू 4t, vx को हमने लिख लिया dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 4t। अब dx इज इक्वल्स टू dt को हमने इधर कर दिया 4t, ये हो गया dt, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि जो x है वो वेरिएबल है, और ऑब्वियस सी बात है x कोऑर्डिनेट लगातार वेरी करता जाएगा इसका। और एक कंडीशन जो गिवन थी क्वेश्चन में कि जो पार्टिकल का मोशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 है, साथ ही साथ y इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ओरिजिन का मतलब यही कि t इज इक्वल्स टू 0 पे x भी 0 है और y भी कितना है 0। तो यहाँ पे जब टाइम 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे, हम 0 लेंगे, और हमने मान लिया किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कितनी होगी, x। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने के बाद आएगा x, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी x माइनस 0 वो x ही आएगा, इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो x इज इक्वल्स टू हमें एक रिलेशन मिल गया यहां से 2t स्क्वायर।
अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच का एक रिलेशन हमें पता चल गया, और हमने थ्योरी लेक्चर में अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये एक टाइम का फंक्शन होता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स जो है यहां से एक टाइम का फंक्शन हमें मिल गया, उसको हमने मान लिया f1t। अब चलिए इधर हम आते हैं। इधर आप देख सकते हैं जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का कोई टर्म है ही नहीं। फिर भी इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 5 dt। दोनों तरफ हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट हम वहां यहां भी वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम जब जीरो था तो y कोऑर्डिनेट भी है आपका जीरो। हमने मान लिया जनरल टाइम t पे y कोऑर्डिनेट हो गया y। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट होने के बाद मिला y इज इक्वल्स टू, ये मिल गया 5t। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से ये भी फंक्शन हो गया y कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको हमने मान लिया f2। ये एक सेकंड फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करने के लिए हमें किसी भी एक इक्वेशन से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और उसी टाइम को सेकंड वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम यहां से अगर टाइम को कैलकुलेट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहां से टाइम, यानी इसको हम इधर लिख रहे हैं, चलिए इसको इधर हम कर दे रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन जो हमारे सामने निकल के आई है y इज इक्वल्स टू 5t विच इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 5। अब t इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई जो 5 है वो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये मिल गया x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम लिखेंगे y बाई 5 यानी y स्क्वायर बाई 25। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू fx, इस अगर फॉर्म में हमें लिखना पड़े तो ये हम लिखेंगे कि ये आपका हो जाएगा विच इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 25x बाई 2। यानी कि फाइनली ये इक्वेशन हमारे सामने एक निकल के आ गई है, और इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू यानी 5 रूट x बाई 2। तो ये अपना फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल के आ गई। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पाथ ऑफ मोशन कैसा रहा होगा, पाथ ऑफ मोशन। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन फाइनली हमारे सामने निकल के आई है वो y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर है। इसका मतलब कि पाथ जैसा भी रहा होगा वो पैराबोलिक पाथ रहा होगा, तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करेगी। साथ ही साथ जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी वो y इज इक्वल टू 5 अंडर रूट x अपॉन 2। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मोशन इन अ प्लेन का जो अपना अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, और साथ ही साथ रेंज। ये सारे टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं रिलेटेड टू मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी के। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, फिगर को पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एक सर्टेन एंगल थीटा पे अगर हम एक वेलोसिटी इंपार्ट करें, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में कुछ इस पाथ को फॉलो करता है, कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, तो इस टाइप को मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअल में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है। अब इसके बारे में चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। पहली चीज तो ये कि किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t इज इक्वल्स टू 0, इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी u स्पीड के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल था वेलोसिटी का वो था थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट जो भी रहा हो ये इस पाथ को फॉलो करते करते फाइनली ग्राउंड को जाके यहां पे कहीं हिट कर रहा है। तो जहां से पार्टिकल का प्रोजेक्शन हुआ था, बॉडी का प्रोजेक्शन हुआ था, और ग्राउंड को जहां पे वो हिट कर रहा है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेंज r, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम बात करें। अब देखिए पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ये हमने मोशन इन अ प्लेन इसमें हमने स्टडी किया था, पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल के आता था, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos ऑफ थीटा।
और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल के आता है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये होता है u साइन ऑफ थीटा। अब इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा के साथ साथ ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और साथ ही साथ u साइन थीटा इस वर्टिकल वेलोसिटी के साथ पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स y एक्सिस। अब देखिए और क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ अंडर ग्रेविटी, यानी कि जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जब ये बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, और हमें पता है जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, स्मॉल जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसलिए इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और वहां पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई ये हो गया जीरो। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, ये यू कॉस थीटा के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड बढ़ते जा रहा है ये बॉडी, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन है और ना ही कोई रिटार्डेशन है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो यू कॉस ऑफ थीटा होगी। यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी इसकी जो स्पीड होगी यू कॉस थीटा होगी हॉरिजॉन्टल, साथ ही साथ यहां पर भी अगर हम देखें तो यू कॉस ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड कहीं भी चेंज नहीं होने वाली, हर जगह वो यू कॉस थीटा होगी, वर्टिकल स्पीड पे फर्क पड़ेगा, ये ऊपर जाएंगे वर्टिकल स्पीड घटती जाएगी, फाइनली एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी फाइनली। ठीक है, अब देखिए मोशन इन अ प्लेन को हमेशा हम दो वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में स्प्लिट करके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे 2D मोशन हो रहा है, दो तरह के वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दूसरा मोशन हो रहा है वर्टिकल एक्सिस के टुवर्ड्स। तो देखिए अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। अब कुछ कुछ इक्वेशंस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी के, जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस gt, h इज इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशन होते हैं, प्लस माइनस हम कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए कहां पे प्लस यूज करना है कहां पे माइनस यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपस में कैसे है। यहाँ पे जो मोशन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, इसका मतलब हर जगह हमें माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक बॉडी ने वर्टिकली कैपिटल H डिस्टेंस कवर किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जो Vy है, Vy को लिख सकते हैं Uy माइनस Gt। हम मान ले कि यहां से लेकर यहां तक यानी मैक्सिमम हाइट H तक आने में उसे कितना टाइम लगा, स्मॉल t टाइम लगा। ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, हम मान ले कि t इज इक्वल टू स्मॉल t पे बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे, तो हम लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू Uy माइनस Gt। Vy की वैल्यू 0 है, फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो फाइनल वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो ये Vy इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 0 करें, 0 इज इक्वल टू Uy। अब देखिए वर्टिकली जो वर्टिकल कंपोनेंट था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी इसकी, वो थी u साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिख दिया u साइन थीटा माइनस gt, विच इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, यानी टाइम की वो वैल्यू है जितने देर में बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी। एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, दूसरी चीज टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात हम जानते हैं कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, जितना टाइम बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगाती है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट तक फिर जहां से प्रोजेक्ट की गई थी वहां तक आने में उतना ही टाइम लगता है। यानी टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी और टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी दोनों सेम होता है। यानी कि टी टाइम तक बॉडी अगर यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है तो फिर यहां से ग्राउंड तक आने में फिर से उसे उतना ही टाइम लगना है स्मॉल टी। यानी टोटल कितनी देर तक बॉडी हवा में थी, तो आप बोलेंगे 2t टाइम के लिए।
वो उसका कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू 2 और स्मॉल टी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की u sin थीटा बाई जी, तो ये हो गया 2u sin थीटा बाई जी। तो ये तो अपना निकल के आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन हमें करना है कि मैक्सिमम हाइट बॉडी ने कितना कवर किया। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो फाइनल वैल्यू है वो जीरो है, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे vy इज इक्वल टू जीरो है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g और ये कैपिटल H, यहां से लेकर यहां तक आने में कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने, कैपिटल H। vy की वैल्यू जीरो है, जीरो इज इक्वल टू uy मतलब u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से आपका मिल गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये निकल के आ गई अपनी मैक्सिमम हाइट, जितना कि बॉडी कवर कर रही है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। ठीक है, अगला टर्म्स अपना है रेंज, कि बॉडी ने कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, पूरे फ्लाइट के दौरान कितना ये हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अब यहां से लेकर यहां तक हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था। तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ पे है ये आपका हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम ux लिखते थे, ये जो वर्टिकल वाला होता था उसको हम uy लिखते थे, वर्टिकल कंपोनेंट जो था। यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड आप देखेंगे u cos ऑफ थीटा, तो ये आपका हो गया u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, यहां से निकल के आया था 2u sin थीटा बाय g, ये हो गया 2u sin थीटा बाय g। अब देखिए 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये होता है sin ऑफ 2 थीटा, और u मिलके u स्क्वायर, तो ये r इज इक्वल टू हमें मिला u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो सारे के सारे टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे जो अपना पहला था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट स्मॉल t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो बॉडी h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। और फिलहाल देखिए एक कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को ये होता है कि उनको ये लगता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट, वहां पे जाके टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वहां पे टोटल वेलोसिटी जीरो कभी नहीं होती, वहां पे सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे जीरो नहीं होता। तो अगर बाई चांस यहाँ पे पूछे काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो लोग ये सोचेंगे कि नहीं वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो एक टर्म और हम खुद की तरफ से कैलकुलेट करना चाहें कि यहाँ से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी टॉप पे वो कितना हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv स्क्वायर। चलिए हम मान लेते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया था उसका मास जो था स्मॉल m था, तो हाफ m मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर। तो v में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, सिर्फ एक ही तो वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, u cos ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं आई होगी। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए रेंज एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानने बहुत जरूरी हैं। रेंज का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। थीटा डिग्री के एंगल पे अगर प्रोजेक्शन हो रहा है तो रेंज r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। यानी जो r है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्पीड पे, दूसरा साथ ही साथ एंगल पे। ये जो थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन एंगल या फिर प्रोजेक्शन एंगल।
तो देखिए आर की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े, यार मैक्सिमम कितना निकल के आ सकता है फॉर अ सर्टेन स्पीड, अगर किसी सर्टेन स्पीड के साथ हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम निकले तो हमें किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अगर ये हमें निकालना पड़े तो देखिए आर मैक्सिमम तभी होगा जब राइट हैंड साइड के टर्म्स मैक्सिमम होंगे। यू को हमने अगर बोल दिया कांस्टेंट कि यू को हमने फिक्स कर रखा है, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम होगा उस केस में आर की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं कि फॉर आर मैक्स, आर के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन का कोई भी फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर आर मैक्स जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साइन 2 थीटा 1 इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। ये जो एंगल पूरा 2 थीटा निकल के आ गया उसकी वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। यहां से आप कह सकते हैं कि थीटा आ गया कितना 45 डिग्री। तो एक चीज हम यहां से कैलकुलेट कर लिए कि एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये थीटा को अगर हम करते हैं 45 डिग्री तो आप बोलेंगे ये जो अब हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया है वो मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया आर मैक्स। देखिए मैक्सिमम रेंज अगर हमें यहां से निकालना हो, आर की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए आर के मैक्सिमम होने के लिए। तो सिर्फ यहां पे बचा यू स्क्वायर और नीचे बचा जी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू मिला यू स्क्वायर बाई जी। एक बात और 45 डिग्री के नीचे कोई एंगल रहा होगा जैसे लेट से 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कुछ ना कुछ रेंज निकल के आई होगी लेकिन वो मैक्सिमम नहीं रही होगी। तो चलिए हमने बोल दिया कि एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया उसकी रेंज कुछ ये थी, वो यहां तक पहुंच पाया और ये एंगल हमने कितना मान रखा है, इस एंगल को हमने मान रखा है 30 डिग्री। 45 पे मैक्सिमम रेंज मिला हमें। अब 45 से एंगल फर्दर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो रेंज फिर से घटनी शुरू हो जाएगी। अब रेंज 45 डिग्री से ज्यादा एंगल को बढ़ाने पर रेंज ज्यादा नहीं बढ़ेगा, रेंज जितना मैक्सिमम निकल के आना था उतना निकल के आ चुका है एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि 0 से लेकर 45 तक ये रेंज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एट एन एंगल 45 डिग्री रेंज जो निकल के आ गया वो क्या था, मैक्सिमम था। फिर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल अगर बढ़ा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से ज्यादा कर दे तो फिर रेंज घटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये एंगल और हमने बढ़ा दिया, ये एंगल हमने कर दिया 45 से ज्यादा, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन जो है वो 45 डिग्री है, तो अब रेंज फिर से घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा। और एक एंगल ऐसा मिलेगा हमें 45 से बड़ा जिस एंगल पे रेंज हमें इतनी ही मिल जाए जितना 30 डिग्री पे हमें मिला था। यानी कि इस एंगल पे हमने जब ये मान लिया कि रेंज उतना ही मिल रहा है जितना किस एंगल पे मिल रहा है 30 डिग्री पे, इस एंगल को हमने कुछ भी बोल दिया। अब देखिए जो दोनों एंगल होते हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे हमें लेट से कुछ रेंज निकल के आई आर, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा जिसपे इतना ही रेंज मिलेगा, वो हो जाएगा 30 प्लस 60 आपका होता है 90, दूसरा एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। तो हमेशा हमेशा थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री के अलावा हमेशा दो एंगल ऐसे मिलते हैं जिसपे रेंज की वैल्यू सेम होती है कहने का, और वो दोनों के दोनों एंगल जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि इफ आर इज सेम फॉर एंगल θ1 एंड θ2, हमने मान लिया कि रेंज दो एंगल्स के लिए अगर सेम है θ1 और θ2 के लिए, तो वो जो दोनों एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ में आया। और एक बात, जैसे एग्जांपल में 15 डिग्री पे जो रेंज निकल के आएगा वही रेंज निकल के आएगा 75 डिग्री पे। अगर हमने 30 पे प्रोजेक्ट किया तो जो रेंज की वैल्यू होगी वही रेंज की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री पे। अगर हमने 40 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को
और उसी ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड के साथ अगर हम 50 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज सेम निकल के आएगा। ये दोनों के दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए रेंज एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो मैक्सिमम रेंज होता है उसका कॉन्सेप्ट। देखिए अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग आगे अब बढ़ रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर प्रोजेक्टाइल की नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी निकल के आएगी। चलिए पहले फिगर को समझ लेते हैं। एक पार्टिकल था जिसको u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया। वो पार्टिकल फाइनली यहां पे जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो देखिए जो उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था वो था u। इसके दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और फाइनली ये जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो जीरो हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो u cos थीटा ही है। यानी यहां पर इसके पास जो हॉरिजॉन्टल स्पीड अब भी है वो u cos ऑफ थीटा है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था। इस बॉडी को t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया था और अब मान लेते हैं कि ये t इज इक्वल टू t। यहां पे हमें वेलोसिटी पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सिंपल कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी कितना था u के साथ प्रोजेक्ट किया गया था। तो u इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ये यू एक्स की वैल्यू यू cos थीटा, यू वाई की वैल्यू है यू sin थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हैं यू cos थीटा आई कैप प्लस यू sin थीटा और ये हो गया जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो अपने पास था वो वेक्टर u इज इक्वल्स टू यू cos थीटा आई कैप प्लस यू sin थीटा जे कैप। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है। एट t इज इक्वल टू 0 जिस समय पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था u स्पीड के साथ। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एट टाइम t हम मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो u वेक्टर से v हो जा रहा है, v वेक्टर, और एंगल अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है। तो यहां पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आपका v, यानी कि v cos ऑफ अल्फा। हॉरिजॉन्टल में हमेशा cos का कंपोनेंट होता है, तो v cos ऑफ अल्फा, और यहां पे हो जाएगा v sin ऑफ अल्फा। ठीक है, तो एट टाइम t अगर हम टाइम t की बात करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्पीड जो t इज इक्वल टू 0 पे थी u cos थीटा, और जो t इज इक्वल टू t पे है v cos अल्फा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एट टाइम t जो आपका v cos अल्फा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u cos थीटा के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम कैलकुलेट कर लें v sin अल्फा को। तो देखिए शुरू में जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी u sin थीटा, अब जो है वर्टिकल वेलोसिटी हो गई है v sin अल्फा। हमें ये v sin अल्फा को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम v cos अल्फा और v sin अल्फा अगर ये दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम एट टाइम t पे इस वेलोसिटी वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब आप सिंपल यहां से कह सकते हैं कि एट टाइम t वेलोसिटी वेक्टर को अगर लिखना पड़े तो एट टाइम t टाइम पे जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v cos अल्फा आई कैप प्लस v sin अल्फा जे कैप। यानी कि हमें v cos अल्फा और v sin अल्फा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखिए v cos अल्फा की तो वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पे u cos थीटा है। अब देखिए v sin अल्फा यहां से निकालते हैं तो आप लिखेंगे v sin अल्फा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक के मोशन को अगर हम स्टडी करें तो ये मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, वर्टिकल मोशन। इनिशियल वर्टिकल स्पीड थी u sin थीटा, फाइनल वर्टिकल जो स्पीड है वो है v sin अल्फा। तो आपको पता है जो अपना फॉर्मूला होता है बेसिक, जो हम लोग फॉर्मूला अभी तक यूज करते थे कि v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। v मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी।
तो एट टाइम टी पे जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है, v sin अल्फा, यानी v sin अल्फा स्पीड के साथ ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे। तो आप लिखेंगे v की जगह पे ये हो गया v sin अल्फा इज इक्वल टू इनिशियल जो वर्टिकल स्पीड थी वो थी u sin थीटा, तो ये हो गया u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, अब हम दोनों चीजें यहां से v cos अल्फा हमने निकाल लिया, v sin अल्फा हमने निकाल लिया, तो अब सिंपल हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू स्मॉल t, यानी टाइम t पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v cos अल्फा, यानी उसकी वैल्यू है u cos थीटा, यानी u cos थीटा i कैप प्लस ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, यानी v sin अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली u sin थीटा माइनस gt, तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt और ये हो जाएगा j कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम पे ये वेलोसिटी वेक्टर है। देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम xy और इस xy प्लेन में किसी पार्टिकल को u इनिशियल स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया। इसके दो कंपोनेंट आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कौन कौन से होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इज इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा uy इज इक्वल्स टू u sin ऑफ थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। हम मान लेते हैं कि एट टाइम t पार्टिकल कहीं यहां पे था, यानी कि ये एट टाइम t पार्टिकल कहीं यहां पे है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि टाइम t पे पार्टिकल कहां पे रहा होगा। अब देखिए जो x यूनिट की डिस्टेंस है पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली कवर किया है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा के साथ कवर की है। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस x की वैल्यू। तो आप बोलेंगे यहां से कि x यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ पे है ux मल्टीप्लाइड बाई टाइम। हम किस टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल t टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम का फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। तो ux मल्टीप्लाइड बाई t, ux की वैल्यू वहां से लिखेंगे u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू t। तो x की वैल्यू निकल के आ गई u cos थीटा और ये t। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने पता कर लिया पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो x कोऑर्डिनेट। अब y के बारे में आता है। अब देखिए पार्टिकल वर्टिकली इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें स्मॉल y का है। ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल के अंदर वो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा की वजह से हुआ होगा। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग बेसिक अपना फॉर्मूला लगाते हैं कि h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h की जगह पे क्या है y, पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है y, तो आप लिखेंगे कि इन y डायरेक्शन, ये जो कैलकुलेशन था हमने x डायरेक्शन में किया था इन x डायरेक्शन और ये इन y डायरेक्शन। देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होगा वर्टिकल मोशन में। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो 0 है और ये जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ए वाई इज इक्वल्स टू आप बोलेंगे माइनस जी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो h इज इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मोशन हो रहा है। h की जगह पे हमने लिखा y इज इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि यहाँ पे है u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ g और ये हो गया t स्क्वायर। तो ये हमने पता कर लिया एट टाइम t पे उसका y कोऑर्डिनेट। तो ये तो दोनों हमने पोजीशन पता कर ली यहां से x और y की। ठीक है, अब देखिए ट्रेजेक्टरी भी हमें पता करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमें इसकी पता करनी है कि ये जो है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। लेट हमने मान लिया कि इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के y इज इक्वल्स टू एफ एक्स,
यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमने थ्योरी में पढ़ा है कि सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स होने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और उसके लिए हम लोग क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के उससे हम पुट कर देते थे सेकंड इक्वेशन में। देखिए यहां से हम टाइम को निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, और वर्टिकल कोऑर्डिनेट यहां से भी आप देख रहे हैं टाइम का फंक्शन है, और दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो t होगा ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसी t की वैल्यू हम पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम t की जगह पे क्या रख दें, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो ये आपको हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और t की जगह पे x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g। t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए u से u कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो ये मिला y इज इक्वल्स टू x पहले से है, तो x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकल के आ गई, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आगे बढ़ेंगे इसका बहुत ज्यादा वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखिए हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी u। देखिए अभी तक हमने स्टडी किया जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी वो कैसे निकल के आई थी। ये किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था एट t इज इक्वल टू 0, ये उसका पाथ था, इस पाथ को उसने फॉलो किया। एट t इज इक्वल टू स्मॉल t पे हमने जो पोजीशन कैलकुलेट की थी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। t टाइम में हॉरिजॉन्टली इसने x डायरेक्शन में u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t का डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। और फिर यहां से हमने इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्टरी निकाली थी वो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये जनरल फॉर्म होता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक अलग केस है, यहाँ पे एक टॉवर है, किसी भी हाइट का मान सकते हैं इसे, उसके ऊपर एक बॉय है जो एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पे 0 है। अब देखिए जब भी आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस को स्टडी करें तो जो हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको आप ओरिजिन अज्यूम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था इसको हमने ओरिजिन अज्यूम करके यहाँ से एक x डायरेक्शन में एक्सिस ड्रॉ की थी, एक y डायरेक्शन में। ऐसे ही हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इधर हमने मान लिया x एक्सिस, और जस्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये अपनी हो गई y एक्सिस, नीचे हो गया आपका नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा। अब एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मेजर करते हैं, क्योंकि इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल हमेशा हम हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, बिकॉज द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। यानी कि इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो uy होगा वो भी कितना रहा होगा, 0। शुरू में कुछ भी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी इसके पास, और जो ux होगा, ux इज इक्वल्स टू ये यही होगा u, यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये खुद वेलोसिटी जो होगी ये खुद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन जाएगी यहाँ पे। अब देखिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है अगर इसको हम यहाँ पे यूज करें, चलिए हमने मान लिया कि ये यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y। अब हमें इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को पता करना है। अब हम कैसे पता करेंगे, अब इसी इक्वेशन में हम थीटा को अगर 0 डिग्री कर दें तो हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब देखिए अब यहां से आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x tan थीटा मतलब tan 0, ये हो जाएगा tan 0 माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर 0।
अब जो tan 0 होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहां पे हम 0 करेंगे, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ गया y इज इक्वल्स टू -12 gx² डिवाइड बाई u²। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल के लिए। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी इस केस में निकल के आई है वो क्या है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो निकल के आ गई y इज इक्वल्स टू -12 gx² डिवाइड बाई u²। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग रेफरेंस फ्रेम। देखिए अभी तक जो भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस को स्टडी किया है वो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड हो रहे थे, यानी उसमें जो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था उसकी स्पीड हमेशा गिवन होती थी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे एक अलग केस है, चलिए मान लेते हैं कोई एक कार्ट है जो कि v स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे मूव कर रही है, साथ ही साथ उसके ऊपर एक बॉय है जिसने कि एक बॉल को u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा। हमने माना कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल था वो कितना था, थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो u स्पीड गिवन है, ये u जो है स्पीड ऑफ बॉल है, u को आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, यानी इस कार्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड गिवन है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ux इज इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा। साथ ही साथ जब इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा से जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा से जा रहा है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos थीटा ये निकल के आई है विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, इस कार्ट के रेस्पेक्ट में है ये u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द बॉल, जबकि खुद कार्ट अपने आप में v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सारी की सारी वेलोसिटीज लेके सॉल्व करनी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई भी ऐसे मूविंग प्लेटफॉर्म हो, जैसे हमने रैंडमली मान लिया ये कोई मूविंग प्लेटफॉर्म है, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है u स्पीड के साथ और इस पे कोई मान लीजिए बॉय है, ये इसमें जा रहा है v स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो v गिवन है सपोज कर लीजिए कि विद रेस्पेक्ट टू ये कार, इस कार के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो इस बॉय की जो स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें कार्ट की स्पीड ऐड हो जाती है इस रेफरेंस फ्रेम की स्पीड, यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू खुद का तो इसका v है प्लस u जो कार्ट की स्पीड थी वो भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आप बोलेंगे फिर तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्ट की स्पीड थी वो भी ऐड हो जाएगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं तो ux के बारे में हम बात करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकालने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो आप लिखेंगे इस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी निकालें इस बॉल की तो आप बोलेंगे वो हो जाएगा इसकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो चलिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसके हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा u cos थीटा प्लस v, इसकी स्पीड खुद ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा प्लस v। ठीक है, लेकिन इस वर्टिकल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका वही रहेगा u sin ऑफ थीटा, यानी कि ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम निकालें वर्टिकल कंपोनेंट तो ये वही हो जाएगा u sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब दूसरा टर्म्स यहाँ पे है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला क्या था कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब देखिए u sin थीटा ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था, ये उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसमें ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री के एंगल पे u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है क्या चीज, तो
तो यहां पर भी इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u sin थीटा है, साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो यहां भी इस रेफरेंस फ्रेम के मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट पर असर नहीं पड़ने वाला। ये वर्टिकली मूव करता करता ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड 0 होगी और फिर वो क्या कर जाएगा, वहां से रिटर्न आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t वो उतना ही हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि यहाँ भी उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। तो इस पे कुछ असर नहीं पड़ा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। अब देखिए आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पे। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल्स टू हम हमेशा लिखते हैं ux मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन जो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्पीड लेंगे वो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और देखिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो हमने निकाला है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ux और यहाँ पे g कर ले रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप करेंगे r इज इक्वल टू ux, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें लेनी है इस बॉल की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको सॉल्व करिए, हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल्स, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे। अब देखिए r इज इक्वल्स टू हो जाएगा ux, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड u cos थीटा प्लस v। तो ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा प्लस v, u cos थीटा प्लस v मल्टीप्लाइड बाई जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है ये t। तो ये आ गया u इज इक्वल्स टू u cos थीटा प्लस v मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट अपना वही है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया अपना, दिस वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एंड y डायरेक्शन। तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट था ये u cos थीटा, ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर हम बात करें तो u cos थीटा प्लस v, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट पे इस कार की या फिर इस रिफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लीजिए, न्यूमेरिकल सेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है।